नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था पोनियन सेल्वन इस ड्रामा पर, क्योंकि इसी ड्रामा के बेस पे एक फिल्म आने वाली है PS1। और इस वीडियो के बाहर आते ही बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये जो पोनियन सेल्वन ड्रामा है इसकी बैक स्टोरी क्या है। मतलब आपको अगर अचानक से कोई बता दे कि राजा सुंदर चोला पैरालाइज हो चुके हैं, प्रिंस आदित्य करिकलन की हत्या की साजिश की जा रही है, तो आपके लिए सब कुछ अचानक से समझ पाना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही ना, क्योंकि आप लोगों को चोलाओं के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं है चोलाओं की ओरिजिन क्या है। इसलिए मैंने चोलाओं की ओरिजिन, उनके सभी पहले के राजा, और इसके बाद दोस्तों आज का ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूं पोनियन सेल्वन इस ड्रामा की बैक स्टोरी के बारे में, यानी बैटल ऑफ छेवूर से लेके उत्तम चोला के राजा बनने तक पूरी कहानी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि जो पोनियन सेल्वन है ये रियलिटी में क्या थी और चोलाओं की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे काम करती थी। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आगे मैं इस वीडियो का एक आफ्टरमाथ भी बनाने वाला हूं, आप ये भी जान पाएंगे कि PS1 मूवी के बाद आखिर क्या होता है। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज गाइस, नया क्रिएटर हो, अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोनियन सेल्वन का जो ये टाइम पीरियड था, इस समय चोलाओं के राजा थे किंग परांतक चोला द सेकंड उर्फ राजा सुंदर चोला। और जैसा कि ना आप इनके नाम से समझ पाए होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे और इसी कारण से इन्हें सुंदर चोला कहा जाता था। पर दोस्तों, अपने नाम के बिल्कुल विरुद्ध राजा सुंदर चोला बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव राजा थे। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली अपने शत्रुओं का दमन किया था, जिस कारण से उनके जितने भी दुश्मन थे वो किसी भी तरह से उनको और उनके वंश को खत्म करना चाहते थे। पर यहाँ पे एक तो दोस्तों मेजर प्लॉट है कि देखिए, राजा सुंदर चोला को ना एक्चुअली राजा बनना ही नहीं था कभी। राजगद्दी मिलने वाली थी उनके काका राजादित्य चोल को। पर जब ताकोलम की लड़ाई में राजादित्य चोल की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद राजगद्दी दी जाती है उनके छोटे भाई गंधरादित्य को। पर महज 7 साल राज करने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है और राजगद्दी मिलती है सुंदर चोला के पिता अरिंजय चोल को, क्योंकि इस समय गंधरादित्य के बेटे उत्तम चोल उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटे थे। और ये दोस्तों आगे एक बहुत ही मेजर प्लॉट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों उत्तम चोल के मन में हमेशा से यह नाराजगी थी कि राजगद्दी उन्हें ना मिलकर उनके काका अरिंजय चोल को मिलती है, और जब अरिंजय चोल मारे जाते हैं तो उसके बाद राजगद्दी उनके बेटे को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों सन 959 में पांड्यंस और चोलाओं के बीच में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ छेवूर। इस युद्ध में जो चोलाओं की सेना थी वो पांड्यंस की तुलना में काफी छोटी थी, पर उनमें हिम्मत बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये लड़ाई चोलाओं के लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर वो इस लड़ाई को जीत जाते तो आगे चोलाओं को कभी कोई डर नहीं था किसी अपने और शत्रु से। पर अगर वो इस युद्ध को हार जाते तो चोलाओं का नामो निशान दक्षिण भारत से मिट जाता। इस समय दोस्तों चोलाओं का नेतृत्व कर रहे थे राजा सुंदर चोला और उनके बेटे प्रिंस आदित्य करिकलन। वैसे तो प्रिंस आदित्य करिकलन उम्र में बहुत ज्यादा छोटे थे, पर हालात ने उन्हें इतना ज्यादा सशक्त बना दिया था कि वो बड़े से बड़े शत्रु से मुकाबला करने को तैयार थे। और इस समय पांड्यंस का नेतृत्व कर रहे थे महाराज वीरा पांड्यन, और वीरा पांड्यन की पत्नी थी नंदिनी, जो कि ना पोनियन सेल्वन कहानी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटागनिस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बुरी बात यह थी कि इस लड़ाई में पांड्यंस की मदद कर रहे थे श्रीलंका के राजा महिंदा, और इसी कारण से दोस्तों चोलाओं की ऑटोमेटिकली श्रीलंका के साथ भी एक शत्रुता हो चुकी थी। पर इस बैटलफील्ड में दोस्तों वैगई नदी के किनारे का जो बहुत ही उथला पानी का इलाका था, यानी बहुत कीचड़ जहां पे भर जाता था, उसका फायदा उठा के चोला राजा सुंदर चोला ने बुरी तरह से हरा दिया पांड्यंस की आर्मी को। मतलब चोलाओं की हिम्मत इतनी ज्यादा थी, उनके लिए जस्ट मरने मारने की हालत आ गई थी, क्योंकि अगर वो इस युद्ध को हार जाते तो उनके पास और कोई मौका ही नहीं था। उनको बस इस युद्ध को जीतना था किसी भी तरह से, चाहे उन्हें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी कारण से दोस्तों चोलाओं ने अपनी पूरी हिम्मत लगा के लड़ाई की, और एट द एंड प्रिंस आदित्य करिकलन ने राजा वीरा पांड्यन का पीछा किया, पूरी वैगई नदी के किनारे उसको दौड़ाया, और जब वो अपने शिविर में पहुंच गया वहां पे उसकी पत्नी नंदिनी के सामने उसका गला काट दिया। और यहाँ पे दोस्तों एक लव ट्रायंगल का भी हमें जिक्र मिलता है, जहां पे दिखाया जाता है कि जो राजा वीरा पांड्यन है वो और नंदिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वही प्रिंस आदित्य करिकलन भी नंदिनी से प्रेम करते थे, वो उनसे विवाह करना चाहते थे। और ये एक और मेजर रीजन बताया जाता है कि आदित्य करिकलन ने वीरा पांड्यन को बंदी बनाने की जगह उसका सीधा गला काट दिया। वैसे तो दोस्तों नंदिनी और वीरा पांड्यन का चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, पर अचानक से क्या होता है ना कि जब नंदिनी को सती के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय चोलाओं के एक सामंत राजा पेरिया पजवुतरायर को नंदिनी पर दया आती है और वो उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हैं। और क्योंकि अब नंदिनी एक पजुवूर की रानी बन चुकी थी तो उसका सती नहीं किया जा सकता था, और नंदिनी यहाँ पे बच जाती है। और दोस्तों ये जो वीरा पांड्यन का कैरेक्टर है ना, ये काफी हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स के नेड स्टार्क जैसा है। आपको याद ही
होगा कि जो लॉर्ड एडर्ड स्टार्क थे वो गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टार्टिंग में ही मारे जाते हैं, पर जितने भी सीजन्स आते हैं आगे गेम ऑफ थ्रोन्स में उन सभी में उनका बहुत ज्यादा हमें जिक्र मिलता है और उनमें उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। मौत के बाद भी जितना इन्फ्लुएंस एडर्ड स्टार्क का था गेम ऑफ थ्रोन्स में शायद ही किसी और कैरेक्टर का था। और बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों मृत्यु के बाद भी वीरा पांडियन का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और दोस्तों चोलाओं पे जो ये एक इतना बड़ा संकट आया जिसके कारण से लिटरली उनके क्राउन प्रिंस तक को मरना पड़ा, इसके लिए पूरा श्रेय आप दे सकते हैं वीरा पांडियन को। चेवूर की लड़ाई खत्म होने के बाद राजा सुंदर चोला अपने बेटे आदित्य करिकलन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और जिस वजह से जो उत्तम चोला थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि उत्तम चोला असली हकदार थे राजगद्दी के, पर आदित्य करिकलन ने जो बहादुरी दिखाई थी इस युद्ध में, इस कारण से आदित्य करिकलन को युवराज घोषित कर दिया गया था। और जिस वजह से दोस्तों सुंदर चोला की फैमिली के खिलाफ यहाँ दो फैक्शंस तैयार हो जाते हैं, एक जहां उत्तम चोला और उनके सपोर्टर्स, दूसरी तरफ नंदिनी और वीरा पांडियन के सपोर्टर्स। इन दोनों पक्षों का एक ही काम था, किसी भी तरह से सुंदर चोला के परिवार को खत्म करना और चोलाओं की राजगद्दी पर बैठना। पर इस समय दोस्तों राजा सुंदर चोला बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था, मतलब चेवूर की लड़ाई जीतने के बाद दक्षिण भारत में ऐसा कोई नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके और इसी कारण से उसके सभी दुश्मन उसे हाथ लगाने से डर रहे थे। पर अचानक से क्या होता है ना दोस्तों कि जो राष्ट्रकूट थे वो हमला कर देते हैं फिर से चोलाओं पर। राष्ट्रकूटों को रोकने के लिए आदित्य करिकलन अपनी सेना के साथ पहुंच जाते हैं और उन्हें नॉर्दर्न कमांड में ही अपना बेस बनाना पड़ता है। वैसे तो वो राष्ट्रकूटों को हरा देते हैं, पर आगे भी दोस्तों चोलाओं को राष्ट्रकूटों के हमलों से खतरा था, इसी कारण से आदित्य करिकलन को नॉर्दर्न कमांड में ही रुकना पड़ता है। और इसी दौरान सुंदर चोला अपने बेटे अरुलमोजी वर्मन के नेतृत्व में श्रीलंका में आक्रमण कर देते हैं क्योंकि श्रीलंका के राजा महिंदा ने चेवूर की लड़ाई में वीरा पांडियन की मदद की थी। पर इस लड़ाई में दोस्तों अरुलमोजी वर्मन को कुछ खास जीत हासिल नहीं होती है, इनफैक्ट उनके मेन कमांडर्स भी मारे जाते हैं। और इसी दौरान राजधानी में मौजूद सुंदर चोला को भी अचानक से लकवा मार जाता है और ये उनके सभी दुश्मनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा आता है कि आदित्य करिकलन नॉर्दर्न कमांड में है, अरुलमोजी वर्मन श्रीलंका में पड़े हुए हैं और राजधानी में राजा को लकवा मार चुका है। उनको बचाने के लिए इस समय कोई भी नहीं है। पर उन्होंने एक्चुअली अंदाजा नहीं लगाया था कि जो राजा की बेटी थी कुंदवई देवी वो तब भी मौजूद थी और वो पूरी सशक्ति के साथ अपने पिता की रक्षा कर सकती थी। पर सुंदर चोला के जितने भी शत्रु थे उनको एक्चुअली भी सुंदर चोला ज्यादा बड़ा खतरा लग नहीं रहा था, इसी कारण से वो अपना सारा ध्यान फोकस कर देते हैं आदित्य करिकलन पर। और इसी दौरान दोस्तों शत्रुओं की ये चाल वाना कबीले के एक योद्धा को पता चल जाता है और वो जाके बता देता है ये वंदियादेवन को। और एक्चुअली यहीं से शुरू होती है पोनियन सेल्वन की कहानी। वंदियादेवन जाके आदित्य करिकलन को बताता है, वो उसे अपनी बहन के पास भेजता है, कुंदवई देवी उसे भेज देती है श्रीलंका में अरुलमोजी वर्मन को बुलाने के लिए। एक्चुअली यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। और वैसे दोस्तों यहाँ पे एक और साइड प्लॉट आपको देखने को मिलेगा, जो वंदियादेवन है और कुंदवई देवी उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और एक्चुअली नोवेल में इनकी बाद में शादी भी हो जाती है। मुझे पता नहीं है फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि नहीं, पर ये भी दोस्तों एक सब प्लॉट है, तो आई होप इसे भी फिल्म में वो जरूर दिखाएंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने पोनियन सेल्वन की पूरी बैक स्टोरी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है और अभी आपको कहानी में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जब भी आप फिल्म देखेंगे या फिर इस नोवेल को पढ़ेंगे आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। पर अगर अब भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज उन्हें मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके इन डाउट्स पर भी जरूर एक वीडियो बना दूंगा अलग से अगर जरूरत पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। अभी मेरे पास और ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बैक स्टोरी बस इतना ही था। मैंने चोलाओं पर और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हर किसी के लिए चोलाओं का सही इतिहास जानना बहुत जरूरी है और पोनियन सेल्वन 30 सितंबर को रिलीज होने वाली है। जरूर जाके इस फिल्म को देखें, ये कमाल की फिल्म होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।